हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंड होते होते ये डिस्कशन किया था कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ये तीन बेसिक मैकेनिज्म हैं जिनकी वजह से आपका जो रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन है दैट कैन बी इफेक्टेड एंड to avoid the mechanism of these three basic fundamental thing, हमको कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं और उन मेजर्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है व्हेन अ रेडियो वेव propagation in one medium impinges upon another medium having different electrical properties, the wave is partially reflected and partially transmitted. Okay, if the plane wave is incident on a perfect dielectric, part of the energy is transmitted into the second medium and part of the energy is reflected back into the first medium. And there is no loss of energy in absorption. अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे इंसिडेंट हो तो ठीक। If the second medium is perfect conductor, then all incident energy is reflected back into the first medium without loss of energy. तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं, तो आधा जो है वो एनर्जी, कुछ पार्ट जो है एनर्जी का जो है वो फर्स्ट मीडियम की तरफ जो होता है रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट ऑफ दी एनर्जी जो है वो चले जाती है, आगे ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन जब हम परफेक्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है कहाँ पे, फर्स्ट मीडियम की तरफ जहां से वो आया है। ये दोनों में डिफरेंस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड and transmitted waves may be related to the incident wave in the medium of origin through the Fresnel reflection coefficient. तो Fresnel reflection coefficient से उसको बताते हैं। ठीक है, the reflection coefficient is a function of the material properties and generally depends on the wave polarization, angle of incidence and the frequency of the propagating wave. इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी का फंक्शन होता है, और डिपेंड करता है कि किस तरीके का पोलराइजेशन है, किस एंगल पे जो है वो जो वेव है या एनर्जी इंसिडेंट हुई है उस मीडियम के ऊपर। वो कंडक्टर भी हो सकता है और वो डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी जिसपे वो वेव जो है वो प्रोपेगेट हो रही थी। इसके बाद का जो ये डिस्कशन है, ये रिफ्लेक्शन किस किस तरीके से होता है डाइलेक्ट्रिक में या कंडक्टर में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे इसमें आपको वैल्यूज निकाल के दी गई हैं, तो ये वैल्यूज का डिस्कशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से मटेरियल का कितना रिलेटिव परमिटिविटी होता है, कितनी कंडक्टिविटी होती है, कौन से फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है। ग्राउंड पे है तो कैसा काम होगा, फर्स्ट फ्लोर पे तो कैसा काम होगा, सी वाटर है, फ्रेश वाटर है, ब्रिक है, लाइमस्टोन है, ग्लास है। सो इन चीजों के ऊपर किस तरीके से लाइट का इफेक्ट होता है, वेव्स का इफेक्ट होता है, उसके ऊपर ये एनालिसिस किया हुआ है। तो ये एनालिसिस जो है सिर्फ बेसिक्स के समझने के लिए कि किस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स बना के दिए गए हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू होती है। तो ये सारे जो एनालिसिस हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। और ये सारा जो आपको डेटा दिख रहा है, बहुत सारे वेव फॉर्म्स और बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे इक्वेशंस, वो हमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हम सीधे चलते हैं डिस्कशन पे कि किस तरीके से आप रिफ्लेक्शन वाली जो कंडीशन है, जो आपका ऑब्स्टेकल होगा रिफ्लेक्शन की वजह से आपके रेडियो कम्युनिकेशन में, और उसको किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम परफेक्ट कंडक्टर, अभी तक जितना भी देख रहे थे टॉपिक वो सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए था, अब ये जो है कंडक्टर के लिए है। हम आएंगे सीधे 3.6 पे और डिस्कशन करेंगे ग्राउंड रिफ्लेक्शन टूरे मॉडल के बारे में। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। In a mobile radio channel, a single direct path between the base station and a mobile station is seldom the only physical means for propagation, and hence the free space propagation model of equation 3.5 जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, is in most cases inaccurate when used alone. ठीक है, एक ही लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को अगर हम मान के चलें फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल के हिसाब से, जिसको हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, तो वो इनएक्यूरेट हो जाता है जब रिफ्लेक्शन जो है वो पिक्चर में आता है। तो ये जो टू रे मॉडल थ्योरी है वो क्या है और वो किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। द टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल शोन इन फिगर 3.7 is a useful propagation model
that is based on geometric optics and considers both the direct path and a ground reflected propagation path between transmitter and receiver। तो ये देखिए, ये एक पिक्चर है जिसमें ये बताया गया है कि ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। इसके बीच में यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। देखिए एनर्जी आ रही है, एलओएस का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ साइट, तो एनर्जी डायरेक्टली आ सकती है, बीच में कोई भी आपको ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा है, या एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर भी आ सकती है। तो ये सेकंड पाथ भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से आउटपुट आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये रिसीवर की तरफ जा रही है। तो इसी टू रे मॉडल की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। This model has been found to be reasonably accurate for predicting the large-scale signal strength over distances of several kilometers for mobile radio systems। ठीक है, तो several किलोमीटर के डिस्टेंस में हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। That use tall towers, जिसकी हाइट जो है वो 50 मीटर से ऊपर होती है, उनके लिए ये मॉडल परफेक्ट होता है। As well as for line of sight micro channels in urban environments। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये ट्रांसमीटर, ये रिसीवर, ये जो एच टी है मतलब ये हाइट है ट्रांसमीटर एंटीना की, ये जो है वो रिसीवर एंटीना की हाइट है एच आर, ये इंसिडेंस एंगल है, ये आपका आउटपुट एंगल क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, ये ई आई इंसिडेंट एनर्जी, ई आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, जी ग्राउंड एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब ई आर इक्वल्स टू ई जी है, ये डी डिस्टेंस है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और ये तो मैंने बता ही दिया आपको। तो टोटल ई टोटल अगर हमको निकालना होगा तो एनर्जी जो है वो दोनों की वजह से होगी, एक तो ये एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो रिसीवर की तरफ, और एक एनर्जी जो आपको मिल रही है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से, दोनों का कैलकुलेशन हम करके चलेंगे। इसलिए जो टू रेट ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल है वो ज्यादा एक्यूरेट है फ्री स्पेस मॉडल से, या उस मॉडल से जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, in most mobile communication systems the maximum TR separation distance is at most only a few tens of kilometers and the earth may be assumed to be flat। कुछ 10-1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में मैक्सिमम मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, क्योंकि बहुत सारे बेस स्टेशन बनाए जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि क्लस्टर्स के फॉर्म में हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं अपने कवरेज एरिया को, और नंबर ऑफ बेस स्टेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, जब हमने जीएसएम पढ़ा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस है जनरली 10 किलोमीटर से फ्यू टेंस किलोमीटर, 10 या 100, इससे ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा का डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे तो आपका कवरेज भी अफेक्ट होगा। तो कोशिश ये की जाती है कि कवरेज को एफिशिएंट बनाने के लिए नंबर ऑफ बेस स्टेशन को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, the total received E field E total is then the resultant of the direct line of sight component ELOS and ground reflected component EG, जैसा कि ऊपर फिगर में हम लोगों ने देखा। Referring to the figure 3.7 जो ऊपर है, HT is the height of the transmitter and HR is the height of the receiver। I already told you this। If E naught is the free space E field at a reference distance D naught from the transmitter, then for D greater than D naught, अगर D की वैल्यू greater than D naught हो, the free space propagating E field is given by, तो इस तरीके से हम उस फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगेन डेरिवेशन हमको नहीं करना है, सीधे इस इक्वेशन को यूज करना है। Where E dt equals to E naught D naught upon D represents the envelope of the E field at D meters from the transmitter। ठीक है, two propagating waves arrives at the receiver, the direct wave that travels a distance d dash and reflected wave that travels a distance d double। दो अलग अलग डिस्टेंस ले लिए गए हैं, एक जो लाइन ऑफ साइट है कम्युनिकेशन उसके लिए d डैश लिया गया है, और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है ग्राउंड से उसके लिए क्या लिया गया है, d डबल डैश लिया गया। The E field due to the line of sight component at the receiver can be expressed as, तो इस तरीके से हम उसको, यहाँ पे D की जगह क्या ले लिया आपने, D डैश, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, D डबल डैश। ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए और ये किसके लिए, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड कम्युनिकेशन के लिए। तो दो आपके आगे इक्वेशंस, ऊपर वाले इक्वेशन से ही हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने D की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो डाइलेक्ट्रिक में होता है, जो पीछे हम लोगों ने जो स्किप करते हुए आया ना हम लोग वहां पे, हाँ पता भी है आपको, रिफ्लेक्शन अगर डाइलेक्ट्रिक से हो तो थीटा आई इक्वल टू थीटा ओ होना ही चाहिए, थीटा नॉट होना ही चाहिए। इंसिडेंट एंगल जो है वो आपके जो आउटपुट एंगल है उसके इक्वल होगा। ठीक है, जब अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एंड ईजी की वैल्यू को हम दे सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, उसके साथ आपका ई आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल जो है हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द ई आई, where this particular symbol is the reflection coefficient of ground for small values of theta I, that is the grazing incidence, the reflected wave is equal to the magnitude and 180 degree out of
phase with the incident wave as shown in the example 3.4. The resultant E field, आप देख लेंगे example 3.4 को एक बार. The resultant E field assuming perfect ground reflection, यहाँ पे वैल्यू -1 और ET की वैल्यू 0 is the vector sum of ELOS and EG. Obviously वेक्टर समेशन करना ही पड़ेगा उसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए. एंड रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और ये पहले भी फिगर में कैलकुलेट करके दिखाया गया था. ठीक है, तो ये जो पिछले दो इक्वेशंस निकाले गए थे, एक जो डी डैश पे और एक जो डी डबल डैश पे, उन दोनों को ऐड कर दिया हमने और ये वैल्यू ले ली यहाँ पे -1 रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की. और यूजिंग द मेथड ऑफ इमेजेस व्हिच इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय द जियोमेट्री ऑफ फिगर 3.8, द पाथ डिफरेंस. अब देखिए मेथड ऑफ इमेजेस यूज किया गया, ये मिरर इमेज कंसीडर किया गया है. ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एच टी माइनस एच आर. ये एच टी है, ये एच आर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो एच टी माइनस एच आर है और नीचे वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली एच टी प्लस एच आर होगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया गया. ये एच टी है, ये एच आर है और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट करा के ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है. तो ये एच टी तो है ही, साथ में एच आर है, तो एच टी प्लस एच आर का डिस्टेंस यहाँ पे लेके बनाया गया है. ठीक है, और ये एच टी माइनस एच आर है. ठीक, ये डी डैश है जो टी से आर के बीच में है, ये डी डबल डैश है जो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर जो वैल्यू जा रही है डिस्टेंस की. तो ये जियोमेट्रिकल मेथड लिया गया है टू फाइंड आउट दी एग्जैक्ट कैलकुलेशन और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए ये मिरर ऑफ इमेजेस या मेथड ऑफ इमेजेस कंसीडर किया गया. ठीक है, तो ये डेल है वो है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द ग्राउंड रिफ्लेक्टेड पाथ और इसको हम लिख सकते हैं डेल इक्वल टू डी डबल डैश माइनस डी डैश. डी डबल डैश मतलब जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो गया है और डी डैश जो लाइन ऑफ साइट से. ऑब्वियसली डी डबल डैश की जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. यहाँ पे जो वेव है यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है, इसके कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हमने डी डबल डैश में डी डैश को माइनस किया और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस टी प्लस एच आर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एस टी माइनस एच आर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोगों ने ट्राइंगल वाला कैलकुलेशन किया हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम लोग जनरली करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हेन द टी आर सेपरेशन डिस्टेंस डी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू एस टी प्लस एच आर, then 3.40 can be simplified as the Taylor series approximation. तो एक टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन को डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया गया है 2STHR अपॉन डी. अगेन आप सीधे सीधे इसे अप्रोक्सीमेशन को ले लेंगे, इसके पीछे के मैथमेटिक्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर एक कंप्लीट डेरिवेशन होता है. ठीक है, once the path difference is known, the phase difference theta del between the two E field components and the time delay tau d between the arrival of the two components can be easily computed using the following relations. तो इस तरीके से हम लोग जो है दोनों वैल्यूज को, चाहे वो थीटा लैम्डा थीटा डेल हो चाहे वो टाउ डी हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हम लोग ने. इट शुड बी नोटेड दैट as d becomes large, the difference between the distance d dash and d double dash becomes very small, and the amplitude of E loss and EG are virtually identical and differ only in phase. That is, इस तरीके से हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, if the received E field is elevated sometimes say at t equals to d double dash upon c, equation can be expressed as. तो कुछ नहीं है, बहुत सारे कैलकुलेशंस कर करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है. आप चाहें तो ये जो ऊपर का इक्वेशन था यहाँ तक भी अपनी बात को, ये ऊपर जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ तक भी अपनी बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको आगे और लेके जाते हैं. और आगे भी जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं किया गया, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है कि और कितना सिंप्लीफाई करके आप उस ई टोटल को कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर गिवन डिस्टेंस डी. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके ये ऊपर से कैलकुलेशन आया है, यहाँ से इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया गया है. अब यहाँ पे क्या है, कॉमन वैल्यू लेने की कोशिश की गई है. कॉमन वैल्यू लेने के लिए फिर सारे कैलकुलेशन किए गए एंगल के अकॉर्डिंग. आगे चलते हैं और इस तरीके से फिर उसको प्लॉट किया गया है. तो ई टोटल ये लैम्डा वो जो सॉरी थीटा डेल जो हम लोगों ने पिछले उसमें देखा, ये ई नॉट डी नॉट अपॉन डी डबल डैश. ठीक है, तो यहाँ से ये फेजर डायग्राम है शोइंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट ऑफ द लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड एंड टोटल रिसीव्ड ई फील्ड्स. वहां से ये फेजर डायग्राम को बनाया गया. यू कैन स्किप दिस फेजर डायग्राम एज वेल. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं. नोट दैट द इक्वेशन 3.48 इक्वेशन 3.48 जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है ये. ठीक है, ई टोटल एट डिस्टेंस डी कैन बी गिवन एज 2 ई नॉट डी नॉट अपॉन डी साइन थीटा डेल अपॉन 2.
ये it can be further simplified whenever sin theta del upon 2 equals to theta del upon 2. This occurs when theta del upon 2 is less than 0.3 रेडियन. अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू है प्रैक्टिकली कि अगर इसकी वैल्यू 0.3 रेडियन से कम होती है तो हम इस तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये ऐसा होता है तो d जो है वो ग्रेटर होगा 20 पाई STHR। अब ये जो है सारे कैलकुलेशन ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डेरिवेशन में कैलकुलेट नहीं किया गया, ये पहले से कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं और उसको यहाँ पे पुट किया गया, ठीक है। Thus, as long as D satisfies 3.50, the received E field can be approximated as E total D is 2 E naught D naught 2 pi STA HR upon D lambda D equals to K upon D square, where K is the constant related to E naught, the antenna height and the wavelength. The power received at D is related to the square of the electric field through equation 3.15. Combining equations 3.2, 3.15 and 3.5 on the received power. ये जो इक्वेशन है हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, वहां से फिर इसको आगे फर्दर कैलकुलेट किया गया है। सीन फ्रॉम इक्वेशन 3.52 एट लार्ज डिस्टेंसेस द रिसीव्ड पावर फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस रेज टू फोर्थ पावर, ठीक है, यहाँ से फोर्थ पावर दिख रही है आपको, एट द रेट ऑफ 40 dB पर डिकेट। अगर हम लॉग वैल्यू ले तो दिस इज अ मच मोर रैपिड पाथ लॉस देन इज experienced in free space. Note also that the large value of D, the received power and path loss become independent of frequency. The path loss of the two ray model जो एंटीना गेन के साथ हम लोग निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। PLDB can be reflected 20 log D minus 10 log GT plus 10 log GR plus 20 log ST plus 20 log HR, ठीक है। मुझे GT GR गेन है ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना की, ST HR हाइट है ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना की, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना 40 dB, वो यहाँ पे लिया गया। At a small distance, equation 3.39 must be used to compute the total E field, where equation 3.42 is evaluated as this, and D can be written as 4 STSR upon lambda is where the ground appears in the first Fresnel zone between the transmitter and the receiver. और फ्रेसनल जोन है उसका आप ज्यादा डिटेलिंग पढ़ सकते हैं 3.7.1 में। वैसे इतना डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि फर्स्ट जोन सेकंड जोन क्या होता है, हमको सिर्फ ये मतलब है कि वेव का जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं और रिसीव पावर का कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन मॉडल टू रे मॉडल के केस में, ठीक। और ये देखिए आपके पास ये न्यूमेरिकल भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से वैल्यूज को पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल कहना चाहिए एस्पेक्ट्स है उनका। तो मोबाइल इज लोकेटेड 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बेस स्टेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दी गई है, आपको ये भी देखना है कि हाइट कैसे मेजर करेंगे, डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो लोग 5 किलोमीटर अवे मतलब डी की वैल्यू दे दी आपको, लैम्डा बाई 4 मोनोपोल एंटीना यूज कर रहा है, गेन इसका 2.55 dB है, ठीक है। दी ई फील्ड इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ट्रांसमिटर मेजर एट 3.10⁻³ वोल्ट पर मीटर। The carrier frequency used for the system is 900 megahertz. हमको length find out करना है and the gain of the receiver antenna, receiving antenna. Find the received power at the mobile using the two-ray ground reflection model, assuming that the height of the transmitting antenna is 50 meter and receiving antenna is 1.5 meter above the ground. क्या क्या दिया गया? TR सेपरेशन दिया गया 5 किलोमीटर, ठीक है। ई फील्ड का डिस्टेंस है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑपरेशन जो हो रही है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो 900 मेगाहर्ट्ज, तो हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं C/F से, इतना आ गया। लेंथ ऑफ द एंटीना L इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो यहाँ से लेंथ ऑफ द एंटीना पता चल गया। गेन लैम्डा बाई 4 मोनोपोल एंटीना कैन बी ऑब्टेन यूजिंग इक्वेशन 3.2 जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, वहां से आपको गेन मिल जाएगा 1.10, जिसको अगर आप डेसिबल के फॉर्म में लॉग लेके अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 2.55 dB आता है। Since D is greater than STHR under root, the electric field is given by this. ये हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम डायरेक्टली ये वाली वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। अब इस वाले वैल्यू में जो अप्रोक्सीमेट हुआ था, जो हमने K अपॉन D स्क्वायर निकाला था, वहां पे आप ये वाली वैल्यूज को E नॉट, D नॉट, 2 पाई HR जो भी STHR वैल्यू है उसको लेकर के आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जरूर जो है वो रिसीव्ड पावर मिल जाएगी उस डिस्टेंस पे, ठीक है। रिसीव पावर नहीं, सॉरी, आपको जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी मिल जाएगी उस डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। फिर आप रिसीव पावर के लिए ये अपना फॉर्मूला जो पिछले पेज पे अवेलेबल है वो आप लगाइए, यूज दैट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट दी PR एट डिस्टेंस D जो है 5 किलोमीटर पे, आप वो वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको आप लॉग लेके dB में कन्वर्ट करके वैल्यूज को फाइनली आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया टोटल। हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन के लिए आप कौन सा मॉडल कंसिडर करेंगे, क्यों एफिशिएंट है वो मॉडल, ठीक, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑब्स्टेकल के बारे में या नेक्स्ट चैलेंज के बारे में जो होगा डिफ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।